ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यकीन मानिए यही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट 11 का पार्ट बी। पहला प्रश्न, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था, किसने किया था? आचार्य रामानंद, आचार्य तुलसी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी ने किया था। किसने किया था? अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना झाबरमल शर्मा की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी रचना है वो झाबरमल शर्मा की नहीं है? सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, या बीकानेर का इतिहास? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, बीकानेर का इतिहास है, ये झाबरमल शर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसके अलावा जो बाकी तीन रचनाएं थी, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास और खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, ये पंडित झाबरमल शर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, इसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? महंत सिंह के देखरेख में, फतेह सिंह जी की देखरेख में, चरण सिंह जी के देखरेख में, या नारायण सिंह जी के देखरेख में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुड्ढे जोहड़ का निर्माण जो श्री गंगानगर में है, ये फतेह सिंह जी की देखरेख में हुआ था। किसकी देखरेख में? फतेह सिंह जी की देखरेख में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर कहाँ पे है? नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर कहाँ पे है? मंडावा में है, नवलगढ़ में है, खेतड़ी में है, फतेहपुर में है? नादिल ला प्रिंस कल्चरल सेंटर कहाँ पे है? फतेहपुर में है। नादिल ला प्रिंस कल्चरल सेंटर कहाँ पे है? फतेहपुर में है। कहाँ पे है? फतेहपुर में है। नादिल ला प्रिंस कल्चरल सेंटर, ठीक है, याद रह जाएगा, फतेहपुर सीकर में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयपुर स्थित हवा महल, जयपुर स्थित हवा महल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी हवा महल के संबंध में जो कथन असत्य है वो हमें बताना है। इसका निर्माण 1799 में हुआ था। इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। इसमें राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का प्रभाव दिखता है, और ये 9 मंजिला। इनमें से हमें असत्य कथन बताना है। तो इसका असत्य कथन क्या हो जाएगा? ये 9 मंजिला थे। क्यों? क्योंकि ये 5 मंजिला थे। कितना मंजिला था हवा महल? 5 मंजिला था। एक बार देख लेते हैं। इसका निर्माण 1799 में हुआ था, सही बात है। ठीक है, किसने करवाया था निर्माण? सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया? प्रताप सिंह जी ने निर्माण करवाया था, 1799 में करवाया। ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे वो लालचंद उस्ता साहब थे, बिल्कुल सही बात है। और ये कहाँ पे है वैसे? जयपुर में, ये भी हमें पता है। अच्छा, इसका आकार कैसा है? हवा महल का आकार कैसा है? तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। किसके समान है? श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान। और ये पिरामिड नुमा भी कह सकते हैं इसे। कैसा है? पिरामिड नुमा भी है। अच्छा, इसमें खिड़कियां कितनी है? खिड़कियां कितनी है हवा महल में? कितनी खिड़कियां बताइए? तो हवा महल में 953, यानी 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, हवा महल में कितनी खिड़कियां? 953 खिड़कियां हैं। और हवा महल में एंट्री करते हैं ना, हवा महल में अगर हमें एंट्री करनी हो तो जो गेट लगा है ना, इस गेट को क्या कहते हैं? इस गेट का नाम है भैया आनंद पोल। आनंद पोल क्या है? आनंद पोल नाम है इसका। ठीक है, हवा महल में एंट्री का जो गेट है वो आनंद पोल के नाम से है। ठीक है, इसमें 5 मंजिला है। तो सबसे नीचे नीचे कौन सी है? ये अपनी सरद मंदिर, या सरद मंदिर भी कह सकते हैं, या प्रताप मंदिर भी कह सकते हैं। सबसे नीचे नीचे की जो मंजिल है उसे सरद मंदिर या प्रताप मंदिर कह सकते हैं। उसके ऊपर है रत्न मंदिर। ठीक है, उसके ऊपर विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर के ऊपर सूर्य मंदिर, और जो सबसे ऊपर की मंजिल है, जो सबसे ऊपर की मंजिल है उसे क्या कहते हैं? हवा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा मंदिर। सबसे नीचे की सरद मंदिर, सबसे ऊपर की हवा मंदिर। ठीक है, अच्छा देखो, हवा महल है ना अपना, इसे 1968 में, कब? 1968 में घोषित किया गया था क्या? संरक्षित स्मारक। क्या घोषित किया? संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। कब घोषित किया? 1968 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें।
ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? यानी ख्वाजा साहब की दरगाह है अजमेर में, उसमें एक दरवाजा है बुलंद दरवाजा, उसका निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद के निजाम ने करवाया, शाहजहां ने करवाया, मोहम्मद खिलजी ने करवाया या अकबर ने करवाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद खिलजी ने जो ख्वाजा साहब की दरगाह है उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद खिलजी ने करवाया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। देवीयान, एक बुक है देवीयान, ये किसने लिखी है? नागरी दास ने लिखी है, नरहरि दास ने लिखी है, खेता ने लिखी है, ईसर दास ने लिखी है? देवीयान नाम की जो बुक है ये किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ईसर दास साहब ने ना देवीयान नाम की किताब की रचना की है, बुक की रचना करी है। ठीक है, देवीयान ईसरदास, इस तरह से इसको याद रखना है हमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह जी शेखावत है, उनका संबंध किस कला से है? यानी वो एक नृत्यकार है और वो किस प्रकार के नृत्य करते हैं? तो वो 13 ताली नृत्य करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, या वालन नृत्य करते हैं, या भवाई नृत्य करते हैं? तो रूप सिंह जी शेखावत, कौन? रूप सिंह जी शेखावत कौन सा नृत्य करते हैं? भवाई नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं रूप सिंह जी? रूप सिंह जी भवाई नृत्य करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वधु के घर की स्त्रियों के द्वारा, जो वधु है उसके घर की स्त्रियां के द्वारा जो वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाती है, उस समय जो गीत गाती है ना, तो उसे क्या क्या कहते हैं? उस गीत को जला कहते हैं, बन्ना कहते हैं, काकन डोरडा कहते हैं, या फिर तोरण कहते हैं? तो जो वधु पक्ष की जो स्त्रियां हैं वो बारात का डेरा देखने के लिए जाती है और गीत गाते गाते जाती है, उन गीतों को क्या कहते हैं? जड़ा गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जड़ा गीत कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हल्दी, घोड़ी और हथलेवा, हल्दी, घोड़ी और हथलेवा, ये तीनों क्या है? मतलब एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम है ये, है ना? लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोकगीत है, या वाद्य यंत्र है? तो इन विकल्पों में से हमें बताना है कि हल्दी, घोड़ी और हथलेवा किसके लिए उपयोग किया जाता है? लोकगीत के लिए उपयोग किया जाता है, लोक नाट्य के लिए उपयोग किया जाता है, लोक नृत्य के लिए उपयोग किया जाता है, या वाद्य यंत्र के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक गीत, यानी हल्दी, घोड़ी और हथलेवा क्या है? लोकगीत के प्रकार है, यानी लोकगीतों के नाम है। जैसे हल्दी गीत होता है, एक घोड़ी गीत होता है, एक हथलेवा गीत होता है ना, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी बाकी तो सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में, ठीक है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, ये भी ठीक है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, ये भी ठीक है। लेकिन रानी जी की बावड़ी दौसा में है क्या? नहीं, रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? बूंदी में है। कहाँ पे रानी जी की बावड़ी? बूंदी में है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा हो गया, ठीक है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। नवलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में। नवलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पे हो गया? ये दौसा ना हो के कहाँ पे होगा? बूंदी होगा। कहाँ पे होगा? बूंदी में होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं है ये पता ना था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाटाणियों की हवेली कहाँ पर है? यानी किस जिले में है नाटाणियों की हवेली? सीकर में, जयपुर में, टोंक में, या चूरू में? तो नाटाणियों की हवेली कहाँ पे है? ऑप्शन बी, जयपुर में है। नाटाणियों की हवेली कहाँ पे है? जयपुर जिले में। नाटाणियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर जिले में है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। मांगीलाल जी मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? मांगीलाल जी मिस्त्री है ना, उनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? यानी किस चीज के कलाकार है वो? रावण हत्था के, पुंगी के, सहनाई की, या कावड़ कला के? तो मांगीलाल जी मिस्त्री साहब है ना, वो किसके कलाकार है? मांगीलाल जी मिस्त्री साहब कावड़ कला के कलाकार है। किसके कलाकार है मांगीलाल जी मिस्त्री साहब? कावड़ कला के कलाकार है ना। मांगीलाल जी मिस्त्री साहब किसके कलाकार है? कावड़ कला के कलाकार है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शैलाश्रयों के संबंध में ये असुमेलित बताना है हमें, यानी जो शैलाश्रय मिले हैं उनके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी जिला दे रखा है और उस शैलाश्रय, पर्टिकुलर शैलाश्रय का नाम दे रखा है। तो अलानिया झालावाड़ में है, बेराट जयपुर में है, दर भरतपुर में है, या दर्रा कोटा में? कौन सा असुमेलित यानी सुमेलित नहीं है? तो देखो, दर्रा तो कोटा में है और दर भी भरतपुर में है, ठीक है। दर्रा कोटा में है, दर भरतपुर में है, बेराट जयपुर में है, ठीक है। लेकिन अलानिया झालावाड़ में नहीं है। कहाँ पे है ये? कोटा में है। अलानिया कहाँ पे है? कोटा में है। अलानिया कहाँ पे है? कोटा में है, ठीक है। अलानिया कहाँ पे है? कोटा में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कसुमल कैसा रंग होता है, यानी किस प्रकार का रंग होता है कसुमल? लाल होता है, काला होता है, सफेद होता है, हरा होता है? तो कैसा होता है कसुमल बताइए? लाल, काला, सफेद या हरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। यानी जो ये वाला कलर दिख रहा है ना आपको, इस पट्टी वाला, ऐसा कलर होता है कसुमल कलर, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस लहरिये का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है? यानी लहरिये राजस्थान में प्रसिद्ध है, राजस्थान के लहरिये। तो इसमें से कौन से प्रकार का लहरिया है जिसका उल्लेख साहित्य में भी मिलता है, किताबों में भी मिलता है? प्रतापशाही, राजशाही, समुद्र लहर या विजयशाही? तो किस प्रकार के लहरिये का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रतापशाही प्रकार का जो लहरिया है। किस प्रकार का? प्रतापशाही नाम से जो लहरिया है, इसका उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संत मावजी के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? चोपड़ा है। इसको कब बाहर निकाला जाता है? संत मावजी का प्रसिद्ध ग्रंथ है चोपड़ा, इसे कब बाहर निकाला जाता है? गणगौर पे, दीपावली पे, दशहरा पे या तीज पे? संत मावजी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है चोपड़ा, उसे बाहर कब निकाला जाता है? तो इसको दीपावली के अवसर पर बाहर निकाला जाता है। संत मावजी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है चोपड़ा, इसे कब बाहर निकाला जाता है? संत मावजी का प्रसिद्ध ग्रंथ चोपड़ा है, उसे दीपावली के अवसर पर बाहर निकाला जाता है। कब निकाला जाता है? चोपड़ा को दीपावली के अवसर पर बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। धौलीधूप गांव का संबंध किस संप्रदाय से है? धौलीधूप गांव का संबंध है ना, वो किस संप्रदाय से है? चरणदास जी, लालदास जी, नाथ संप्रदाय या फिर दादूपंथी संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, नाथपंथी संप्रदाय या दादूपंथी संप्रदाय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलीधूप गांव का संबंध है ना, वो लालदासी संप्रदाय से है, क्योंकि लालदास जी का जन्म क्या हुआ था? धौलीधूप अलवर में हुआ था। कहां पे हुआ था? धौलीधूप अलवर में हुआ था। ठीक है, यानी लालदास जी वो मेवात क्षेत्र में एक्टिव रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना संत जाम्बोजी द्वारा नहीं की गई? यानी हमारे पूज्य संत श्री जाम्बोजी है, उनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? जंब संहिता की, जंब सागर शब्दावली की, विश्नोई धर्म प्रकाश की या चितावणी की? तो देखो, जंब संहिता भी जाम्बोजी की है, बिल्कुल है। जंब सागर शब्दावली भी जाम्बोजी की है, बिल्कुल है। विश्नोई धर्म प्रकाश ये भी जाम्बोजी की है, सही है, तीनों सही है। लेकिन चेतावनी है ना, ये जाम्बोजी की नहीं है। कौन, किसकी है ये पीपा संत की है, संत पीपा की है। किसकी है? संत पीपा जी की। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संत चितावनी इसका आंसर हो जाएगा। ये जाम्बोजी की ना होके संत पीपा की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर द्वारा मान सिंह को, मन सिंह नहीं, इसको मान सिंह मान लेना आपने, कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने मान सिंह को किन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था? काबुल का, बिहार का, बंगाल का या इन सभी का? तो अकबर ने मान सिंह जी को काबुल का सूबेदार भी नियुक्त किया, इसके साथ ही बिहार का सूबेदार भी नियुक्त किया था, उसके बाद बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त किया था। और इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुशाल सिंह और मेक मोहसन के मध्य, कुशाल सिंह है ना, ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और मेक मोहसन के मध्य चेलावास का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ, 18 सितंबर 1857 को हुआ, 28 सितंबर 1857 को हुआ या फिर 7 सितंबर 1857 को हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और मेक मोहसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ, है ना। चेलावास का युद्ध कुशाल सिंह जी के बीच में वर्सेस मेक मोहसन के मध्य कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरतपुर में जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? भरतपुर है ना अपना, भरतपुर रियासत, उसमें जाट वंश का संस्थापक कौन थे? सूरजमल जी थे, चूड़ामन जी थे, बदन सिंह जी थे या राजा राम जी थे? कौन थे? भरतपुर में जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भरतपुर में जाट राज्य के संस्थापक थे चूड़ामन जी। कौन थे? चूड़ामन जी
जाट राज्य के संस्थापक थे। और बाद में भरतपुर के जो सबसे प्रतापी शासक हुए, या यूं कहीं राजस्थान के सबसे प्रतापी शासकों में से एक है हमारे सूरजमल जी। ये काफी शक्तिशाली और अंग्रेजों के दांत इन्होंने खट्टे कर दिए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? यानी प्रतिहार वंश का एक शासक था, उसने अपनी राजधानी पहले मंडोर थी, मंडोर से उसने अपनी राजधानी मेड़ता ट्रांसफर कर ली। किसने करी थी? वत्सराज ने करी, भोजराज ने करी, नागभट्ट प्रथम ने करी, या देवपाल ने करी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नागभट्ट थे ना, उन्होंने अपनी राजधानी कहां से कहां कर ली? नागभट्ट जी ने राजधानी मंडोर से कहां ट्रांसफर कर दी? मेड़ता। ठीक है, किसने करी? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन थे? जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनके मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन थे? राव सिंहा थे, राव आस्थान थे, राव दुहड़ थे, या फिर मालदेव जी थे? कौन थे? जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष कौन थे? तो सबको पता है, जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष श्री राव सिंहा साहब थे। कौन थे? राव सिंहा जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ है ना, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 47, 27 दिसंबर 48, या 18 मार्च 48? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 मार्च 48 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और ये पहला चरण था। कौन सा चरण था? पहला चरण था राजस्थान एकीकरण का। राजस्थान एकीकरण का पहला चरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अब 18 के बाद अगला चरण 25 मार्च को हुआ था। 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान संघ का गठन किया गया था उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया? शोभाराम जी कुमावत को, गोकुलबाई भट्ट को, गोकुललाल असावा साहब को, फिर हीरालाल शास्त्री साहब को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25 मार्च को जो राजस्थान संघ बना था उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? उसके प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल असावा साहब। कौन बने थे? गोकुललाल असावा साहब बने थे। इस प्रकार सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 मार्च 1948। और क्या हुआ था इस दिन? राजस्थान संघ का गठन हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिजोलिया में तलवार बंधाई कर है ना, या तलवार बंधाई लाग? तलवार बंधाई कर या तलवार बंधाई लाग किसके द्वारा लगाई गई? किसके द्वारा लगाई गई? कृष्ण सिंह द्वारा, केसरी सिंह द्वारा, पृथ्वी सिंह द्वारा, या किसान सिंह द्वारा? तो तलवार बंधाई लाग किसके द्वारा लगाई गई थी? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाई गई थी। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई लाग लगाई गई थी बिजोलिया में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ, 14 मई 1926 को हुआ, 14 मई 1927 को हुआ, या 14 मई 1928 को हुआ? देख लेते इसका आंसर क्या हो जाएगा। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ। कब हुआ? 1925, डेट थी 14 मई। 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ था, है ना। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत अगर रिलेट करना चाहे तो 14 का जो 1 और 4 कितना होता है? 5, फिर मई का भी महीना 5, और लास्ट में ये 25 वाला तो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख के याद करने का प्रयास हम कर सकते हैं नीमूचना हत्याकांड को ना। बाकी तो आपको तो ये सारी चीजें रटी हुई वैसे भी है, क्योंकि आपका तो कंप्यूटर माइंड है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने दूध व खारा आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया था? किसने दूध व खारा आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया था? नैनूराम शर्मा जी ने, बीरबल सिंह ने, सूरजमल सिंह ने, या फिर हनुमान सिंह ने? तो दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो इसका आंसर देख लेते हैं। हनुमान सिंह जी। हनुमान सिंह जी है वो दूध व खारा किसान आंदोलन में प्रमुख योगदान उन्होंने दिया था। ठीक है, दूध व खारा कहाँ पे है? वैसे चूरू में है। कहाँ पे? चूरू में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी साहब, उन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन किया था। दुर्गा प्रसाद चौधरी साहब ने एक समाचार पत्र का संपादन किया था, तो वो कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप था, दैनिक नवज्योति था, राजस्थान केसरी था, या नवीन राजस्थान था? तो दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैनिक नवज्योति। यानी दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने दैनिक नवज्योति जो समाचार पत्र है उसका संपादन किया था। किसका? दैनिक नवज्योति का, दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रताप सिंह बराहट को किस कांड में गिरफ्तार किया गया था? प्रताप सिंह बराहट थे केसरी सिंह बराहट के पुत्र, है ना।
उनको किस कांड में गिरफ्तार किया गया था? दिल्ली षड्यंत्र में, बनारस षड्यंत्र में, लाहौर हत्याकांड में या कानपुर हत्याकांड में, किसमें किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह बराहट को बनारस कांड में गिरफ्तार किया था। किसमें? बनारस कांड में। किसमें गिरफ्तार किया था? प्रताप सिंह बराहट को। बराहट बनारस, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है? यानी जो राजस्थान का रेल परिवहन है वो भारत के कौन से रेलवे मंडल में सम्मिलित है? तो बीकानेर रेलवे, जोधपुर रेलवे मंडल, जयपुर रेलवे मंडल या अजमेर रेलवे मंडल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जयपुर रेलवे मंडल। जो राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन है वो भारत के जो जयपुर रेलवे मंडल ना, उत्तर पश्चिम रेलवे, उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी जयपुर रेलवे मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला है उसका प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्ती है, प्रतापगढ़ है, मोरेला है या डोंगला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काष्ठ कला के लिए तो सबको पता है कि जो बस्ती है ना वो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। कौन सा है? बस्ती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा बस्ती। कब तक अंग्रेजों ने, यानी 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद क्रांति का अंग्रेजों ने दमन कर दिया था। तो ये कह रहे हैं कि कब तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया था? कब तक कर लिया था? जून 58 तक, जनवरी 58 तक, दिसंबर 57 तक या जुलाई 57 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, एक बार जब उनके हाथ से रियासतें निकल गई थी, लेकिन जून 1858 तक अंग्रेजों ने अपने प्रयासों के माध्यम से पुनः उन रियासतों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? मराठे राजस्थान में आए थे और इन्होंने कोटा और बूंदी पे आक्रमण कब किया था? 1725 में, 1726 में, 1727 या 1728? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1726 में। यानी मराठों ने कोटा और बूंदी पर कब आक्रमण किया? 1726 में आक्रमण किया। मराठों ने कोटा बूंदी पर कब आक्रमण किया था? 1726 में आक्रमण किया था, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा का एकमात्र राजस्थानी, संविधान सभा में एकमात्र राजस्थानी जो प्रारूप समिति के सदस्य बने, यानी जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, जिसमें 7 सदस्य थे, तो उसमें से एक सदस्य ऐसे भी थे जो राजस्थान से संबंधित थे। कौन से थे? CS वेंकटाचार्य साहब थे, VT कृष्णामाचारी साहब थे, KM पणिकर साहब थे, T राघवाचारी साहब थे। कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी VT कृष्णामाचारी साहब थे ना, वो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अंदर शामिल एकमात्र राजस्थानी सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने संविधान सभा में किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? तो माणिक्यलाल वर्मा साहब थे ना, वो किस रियासत की तरफ से संविधान सभा में गए थे? जयपुर की तरफ से, जोधपुर की तरफ से, उदयपुर की तरफ से या कोटा की तरफ से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो माणिक्यलाल वर्मा साहब है ना, वो किस रियासत की तरफ से गए थे? वो उदयपुर रियासत की तरफ से गए थे। किस रियासत की तरफ से? उदयपुर रियासत की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा साहब गए थे। कौन गए थे उदयपुर रियासत की तरफ से? एक तो माणिक्यलाल वर्मा साहब गए थे, एक बलवंत सिंह मेहता साहब भी गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में कन्यावध की कुप्रथा को, राजस्थान में जो कन्यावध की कुप्रथा चल रही थी, इसको किस राज्य ने गैर कानूनी सबसे पहले घोषित किया था? यानी किसने इसे गैर कानूनी घोषित किया था राजस्थान में सबसे पहले? कोटा ने, बीकानेर ने, जोधपुर ने या अलवर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोटा ने। यानी कन्यावध की जो कुप्रथा थी उस पर सबसे पहले प्रतिषेध लगाने वाला, गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा था? कोटा राज्य था। कौन था? कोटा था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जल, जंगल और जमीन, ये एक आंदोलन है, इसको किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत साहब ने चलाया, गोविंद गिरी ने चलाया, मामा बालेश्वर दयाल साहब ने चलाया, हीरालाल शास्त्री ने चलाया? तो क्या आंसर हो जाएगा? जल, जंगल और जमीन। ये आंदोलन किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल साहब ने चलाया। किसने चलाया? मामा बालेश्वर दयाल साहब ने। कौन सा आंदोलन चलाया? जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। कौन सा? जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? यानी आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल 1819 में खोला गया, और वो कहाँ पे खोला गया? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ पे खोला गया? अजमेर में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? अजमेर में खोला गया। कहाँ पे? अजमेर में खोला गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, मेवात अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, तो अलवर भरतपुर में, और ये अलवर भरतपुर के 14 ब्लॉक में चल रहा है। ठीक है,
अब हमसे पूछ रहा है कि ये कब प्रारंभ हुआ, यानी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो अलवर भरतपुर के 14 ब्लॉकों में संचालित है, कब प्रारंभ किया गया? 1985-86 में, 1986-87 में, 1987-88 या 89-90? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 1986-87। कब किया गया? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। कहाँ चल रहा है ये? अलवर और भरतपुर के कितने ब्लॉक में? 14 ब्लॉक में। ठीक है, और कब शुरू किया गया? 1986-87 में। याद हो जाएगा? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, इसकी राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लखेरा मैडम, सीता चौधरी, किरण माहेश्वरी या सरिता पुनिया मैडम? कौन हो जाएगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लखेरा मैडम है ना अपनी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। ये राजस्थान की शान है वैसे, क्योंकि पैरा ओलंपिक में ये 2-2 गोल्ड लेके आई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृषक उपहार योजना में मंडी स्तर पर प्रति किसान कितनी राशि दी जाएगी? कृषक उपहार योजना में मंडी स्तर पर प्रति किसान कितनी राशि दी जाएगी? 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषक उपहार योजना में मंडी स्तर पर बात कर रहे हैं, हर किसान को 50,000 की राशि दी जाएगी। जो भी विजेता होगा कृषक उपहार योजना का, उसे हर किसान को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान जो एसडीजी रिपोर्ट है, राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का सबसे टॉप का जिला कौन सा, सबसे अच्छा जिला कौन सा है? कोटा, चूरू, झुंझुनू या सीकर? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा है ना, वो एसडीजी रिपोर्ट में सबसे सर्वोत्तम कार्य करने वाला जिला है। कौन सा जिला है? कोटा। ठीक है, उसके बाद जो चूरू है, उसके बाद झुंझुनू है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की जीवीए में, यानी राजस्थान की इकोनॉमी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्थिर कीमतों पे। 2 प्रकार की कीमतों के आधार पर निर्धारण होता है, एक तो चालू पे, एक स्थिर पे। तो सेवा का योगदान चालू कीमत पे कितना है और स्थिर कीमत पे कितना है? तो चालू कीमत पे तो हो गया 45.10। अगर 100 रुपए की इकोनॉमी है राजस्थान की, उसमें से 45.10 रुपए कहाँ से आते हैं? सर्विस से आता है, सेवा से आते हैं। वहीं स्थिर कीमतों की बात करें तो स्थिर कीमतों में कितने? 44.81% हिस्सा सेवा का है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? राजस्थान के अंदर थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष क्या है? 1985-86, 1999, 2000, 2001, 2002 या 2011-12? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, वो है ऑप्शन बी, 1999-2000। 1999-2000 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। ठीक है, 1999-2000। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला कृषि बजट कब जारी किया गया? राज्य का पहला कृषि बजट कब जारी किया गया? 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 21-22? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2021-22 में राज्य का पहला कृषि बजट जारी किया गया। राज्य का पहला कृषि बजट शायद 2022-23 होना चाहिए। एक बार अगले जो वीडियो आया होगा, हमारा अगला वीडियो पेपर 12, इसमें मैं इसको क्लियर कर दूंगा। एक बार आप भी इसको देख लेना। अगर गलत है तो ऑप्शन में आप नीचे डाल देना कि इसका आंसर क्या। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बता दीजिए, देख के फिर आपको याद भी रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आर्थिक सर्वे यानी अपना इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का आया है, उसके अनुसार प्रचलित कीमतों पर, चालू कीमतों पर राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की आय कितनी है सालाना? 1,35,218, 1,15,218, 81,291 या 72,865? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1,35,218। यानी प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है 1,35,218 रुपए सालाना। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार ई वे बिल की अनिवार्यता को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। यानी जो ई वे बिल है ना, उसकी मैंडेटरी था कि पहले 1 लाख रुपए तक का अगर बिल बनता है तो वो ई वे बिल के माध्यम से बनेगा, लेकिन अब नया बजट जो 22-23 का बजट आया है, इसके अनुसार अब ई वे बिल की अनिवार्यता को बढ़ा दिया गया है, थोड़ी छूट दे दी गई है। इसे कितना कर दिया गया है, 1.5 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 लाख। यानी 2 लाख रुपए तक आपको ई वे बिल बनाने की अनिवार्यता नहीं होगी, उसके बाद में आपको ई वे बिल बनवाना पड़ेगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 2 लाख। अगला प्रश्न और आज के पेपर का ये अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई, कब की गई, 30 मार्च 1995 को, 30 मार्च 1996 को, 30 मार्च 1997 को, या 30 मार्च 1998 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई। कब की गई, 30 मार्च 1995 को की गई। ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ते रहे। थैंक यू।